हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं बिशुक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम फिटर ट्रेड चैप्टर पहला, जो भी पहला चैप्टर है, ट्रेड परिचय, सुरक्षा, सावधानी एवं प्राथमिक चिकित्सा, इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से और थ्योरी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम जो आपके यानी सावधानी सुरक्षा के क्या उपाय होते हैं उनको जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर वाइज और विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल से जो भी व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम चैप्टर वाइज विस्तार पूर्वक एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो लोग ट्रेड थ्योरी फिटर की पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं जितने भी हो सकता है चैप्टर वाइज मैं तरीके से बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जो भी कमी हो वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम पहला चैप्टर है आपका ट्रेड परिचय। तो आप देख सकते हैं ट्रेड परिचय, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा एवं सावधानियाँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ट्रेड का इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी ट्रेड परिचय क्या होता है। तो ट्रेड का परिचय हम सबसे पहले देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो आज का जो युग है, मशीनी युग है। कारखाना में हर प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है और मशीनों से ही हम अन्य प्रकार के प्रोडक्शन का उत्पादन करते हैं। और उनको बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कारीगरों एवं मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे ऐसी कारखानों में जहाँ पे असेंबल फिटिंग करनी हो या अन्य प्रकार के कार्य करना हो, वहाँ पे फिटर ट्रेड जो होती है ITI के अंदर, जो 2 ईयर की ट्रेड होती है, 2 साल की ट्रेड होती है, और यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे हम इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखेंगे, कह रहा है इसमें कारखानों में मशीनों के निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार के कारीगरों की आवश्यकता होती है, जिसमें जिसमें यहाँ पे फिटर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिटर की अच्छी भूमिका होती है। फिटर एक ऐसा यहाँ पे निपुण नहीं, निपुण कारीगर होता है जो के मशीनों के यहाँ पे पौधे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मशीनों के पुर्जों को। क्या पे होना चाहिए? यहाँ पे पुर्जों यानी पुर्जे, मशीनों के पुर्जे को इस प्रकार फिट करने में सक्षम होता है कि मशीन स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। एक फिटर मशीन की मरम्मत करने में कुशल होता है। फिटर मशीनों के द्वारा विभिन्न ऑपरेशन कर सकता है। फिटर के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर बात करें फिटर की, तो फिटर के द्वारा यहाँ पे विभिन्न ऑपरेशन किए जा सकते हैं। यह एक कुशल कारीगर होता है फिटर, जो कि मशीनों को जो भी उसमें टूट फूट होती है, जो कमी होती है, या उसको असेंबल करना, ये एक फिटर कारीगर का ये सारा काम होता है। तो आप हम देखेंगे यहाँ पे आगे कह रहा मशीन की मरम्मत करने में कुशल फिटर मशीनों के द्वारा विभिन्न संक्रिया यानी ऑपरेशन कर सकता है। क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है फिटर के द्वारा, क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, प्लेनर ग्राइंडर, पावर हैक्सा, वेल्डिंग मशीन तथा मिलिंग आदि मशीनों को चलाने का काम एक फिटर करता है। जैसे लेथ मशीन पे काम करना, ग्राइंडिंग के द्वारा ग्राइंडिंग करना, वेल्डिंग करना, है ना, और हैक्साइंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फिटर के अंतर्गत आती हैं, जो फिटर जो है एक ऑपरेशन करता है। आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित दस्ती औजार या किए जाने वाले सामान्य दस्ती औजारों का प्रयोग। यहाँ पे हम किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं और औजारों को प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है हैक्साइंग। तो हैक्साइंग का मतलब होता है जब हम हैक्सा यानी जो आपका लोहे काटने वाली आरी होती है, हैक्सा का प्रयोग करते हैं, उसको हम हैक्साइंग कहते हैं। फाइल यानी रेती का प्रयोग करना, ये फाइलिंग कहलाता है। ग्राइंडिंग यानी ग्राइंडर के द्वारा जो भी हम सरफेस को ग्राइंड करते हैं वो आपका ग्राइंडिंग कहलाता है। कटिंग
हम किसी भी धातु को काटते हैं वो आपका कटिंग कहलाता है। चिपिंग जब हम वेल्डिंग पे कार्य करते हैं और वेल्डिंग से जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल होता है उसको हटाने का काम हम चिपिंग कर, या फिर हम इसको चिपिंग को हम कह सकते हैं जब दो मेटल हैं और हमने क्या किया, इसको चीजल के द्वारा यहाँ पे एक झिर्री बनाई और इस झिर्री को हम मेटल हटा रहे हैं, किसके द्वारा, चीजल के द्वारा हटाते हैं, तो वो आपका चिपिंग कहलाता है। ठीक है। रीमिंग, रीमिंग जो है आपका, हमने किसी भी जॉब के अंदर क्या किया, जॉब के अंदर हमने होल किया ड्रिल मशीन की सहायता से। ठीक है। और उसकी जो एक्यूरेसी को हम रीमर के द्वारा, यानी रीमिंग के द्वारा, एक रीमर होता है हमारा टूल्स, उसकी सहायता से हम जॉब की जो आंतरिक सतह है उसको एक्यूरेट करने के लिए हम रीमिंग का प्रयोग करते हैं। यानी रीमर एक टूल है, उसकी सहायता से हम रीमिंग प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं थ्रेडिंग और टेपिंग, रिवेटिंग। थ्रेडिंग हम किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल चूड़ी काटते हैं या हम लेथ मशीन से काटते हैं, या टेप या एंड डाई के द्वारा हम जो भी थ्रेडिंग करते हैं वो आपका चूड़ी काटना या चूड़ी करना ही आपका टेपिंग या थ्रेडिंग कहलाता है। टेपिंग और रिवेटिंग, टेप वही होता है जो हम किसी, यानी कि हाथ से टेपिंग या टेप एंड डाई के द्वारा हम इंटरनल चूड़ी या एक्सटर्नल चूड़ी जो काटते हैं वो आपकी टेपिंग कहलाती है। यानी टेप एंड डाई के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो टेपिंग कहलाती है। रिवेटिंग, हमने दो आपस में पार्ट्सों को जोड़ने के लिए, जैसे हमारी दो प्लेट हैं और इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जो आप देखते हैं रिवेट लगाते हैं वो आपका रिवेटिंग कहलाता है। तथा ग्रीसिंग, यहाँ पे ग्रेसिंग हो गया, ग्रीसिंग होना चाहिए। तथा मशीनों की असेंबली आदि करना, यानी जो भी मशीनें हैं हमारी, चाहे आप लेथ मशीन ही ले लीजिए, आप ग्राइंडिंग मशीन ले लीजिए, कोई भी मशीन है तो वो पूरी तरीके से एक साथ नहीं बनती है, जबकि उसके अन्य विभिन्न पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन पार्टों को, अलग अलग पार्टों को हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे असेंबल करना ही एक फिटर का काम है, यानी असेंबली भी फिटर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिटर को एक महत्वपूर्ण कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे सीट मेटल, कार्य डाई बनाना, लौकारी, ऊष्मा उपचार, धातु विज्ञान या वेल्डिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि एक फिटर को इसके अलावा भी, जैसे सीट मेटल का कार्य करना हो, या फोर्जिंग, स्मिथिंग, लौकारी जिसको स्मिथिंग कहते हैं, ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट या वेल्डिंग आदि भी करना होता है, जो कि फिटर ट्रेड के ही अंतर्गत आता है और इसका प्रशिक्षण भी फिटर के अंतर्गत कराया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ फिटर की। फिटर के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे फिटर के अगर प्रकार की बात की जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी फिटर के आपको प्रकार मिलेंगे। टाइप्स ऑफ फिटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिटर। तो सबसे पहला जो आपका टाइप्स है वो बेंच फिटर है। देखेंगे यहाँ पे बेंच फिटर क्या होता है, जो बेंच वाइज पे कार्य किया जाता है। आप वर्कशॉप के अंदर जो भी आपकी ITI होती है और ITI के अंदर जो कार्यशाला होती है ट्रेड फिटर की, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको टेबल पे बेंच वाइज लगी हुई नज़र आती है, जिस पे एक सामान्य फिटर जो है वो कार्य करता है और ये बेंच फिटर कहलाता है। यानी इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या जो भी ट्रेनीज होता है उसको फिटर ट्रेड के अंतर्गत बेंच, यानी जो आपकी बेंच फिटर है, इस पे कार्य करना होता है। यानी इस पे क्या करना होता है, कोई भी जॉब है और उस जॉब में हमारी जो भी ड्राइंग होती है, ट्रायंगल फिटिंग होती है, स्क्वायर फिटिंग होती है, आपकी टी फिटिंग होती है, एच फिटिंग होती है, काफ़ी टाइप के आपके जो है ऑपरेशन होते हैं उनको हमें करना होता है। जिस बेंच वाइज में हम एक फाइल, ट्राई स्क्वायर और एक हेक्सा इत्यादि औजार टूल्स जो होते हैं उनका हम उपयोग करके बेंच वाइज पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपका पहला जो टाइप है वो आपका बेंच टाइप फिटर हो गया। दूसरा है आपका डाई फिटर की बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, डाई फिटर। डाई फिटर क्या होता है, डाई फिटर में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की डाइयों से जो भी प्रोडक्शन बनता है, या कोई भी एक डाई है और उसी आकृति के आधार पे हम बहुत सारा प्रोडक्शन निकालते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, डाई फिटिंग कहलाता है। तो दूसरा आपका डाई फिटिंग हो गया। ऑटो फिटिंग, ऑटो फिटिंग में भी आपका ये फिटिंग आता है। इसी तरीके से मशीन फिटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मशीन फिटिंग में जो भी हमारी मशीनें हैं उनमें टूट फूट होती है, जो भी मेंटेनेंस होता है या कोई भी टूट फूट होती है तो उनको हम रिपेयर करना या उनको फिट करना, क्योंकि हम कोई नया पुर्जा लाते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, या मान लीजिए कोई बाहर की मशीन है और वो यहाँ पे पुर्जा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको क्या करता है, फिटिंग का एक फिटर का कार्य है उस पुर्जे को उसी रूप में ढालना या उसको बनाना। ठीक है। तो ये भी एक मशीनिंग फिटिंग है। इसी तरीके से मेंटेनेंस फिटर, यानी मेंटेनेंस में भी यही आ जाता है, यानी किसी भी मशीन के पुर्जों को
बनाना या उसको मेंटेनेंस करना, जो भी उसके अंदर खराबी आ जाती है उसको क्या करना, मेंटेनेंस करना। आगे हम बात करते हैं पाइप फिटर। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, पाइप फिटर। यानी फिटर में आपने देखा होगा, यानी जो प्लम्बरिंग का काम होता है, पाइप फिटिंग या अन्य प्रकार के जो पाइप को फिट किया जाता है वो भी आपका एक फिटर ही करता है। तो इस टाइप के फिटर को पाइप फिटर कहा जाता है। इसके बाद बात की जाती है विद्युत इलेक्ट्रिकल फिटर, यानी इलेक्ट्रीशियन भी जैसे हाउस वायरिंग करते हैं, अन्य प्रकार की जो भी फिटिंग का काम होता है वो भी आपका फिटर के ही अंतर्गत आता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं टरबाइन फिटर की। तो टरबाइन यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बिजली विभाग का प्रोडक्शन होता है, यानी विद्युत का जहाँ प्रोडक्शन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, टरबाइन, यानी विभिन्न प्रकार की टरबाइनों के द्वारा वहाँ पे क्या किया जाता है, विद्युत का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फिटर की आवश्यकता होती है और यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ फिटर के लिए होती हैं। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर की, लोकोमोटिव फिटर। यानी जो भी रेलगाड़ी के इंजन वगैरह बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी के इंजन बनते हैं, इसको लोकोमोटिव फिटर कहा जाता है और यहाँ पे भी फिटर का कार्य बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। असेंबली फिटर, कोई भी नई मशीन है और उसको जो है अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, उसको एक मशीन के रूप में फिट करना ही आपका क्या कहलाता है, असेंबली फिटिंग कहलाता है। तो कुछ ये जो है आपके टाइप्स ऑफ फिटर रहे। फिटर के प्रकार क्या क्या थे, तो हमने लगभग 10 प्रकार के फिटर के टाइप्स जाने हैं। तो अगर हम बात करें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बेंच फिटर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद डाई फिटर, तीसरा है आपका ऑटो फिटर, चौथा है आपका मशीन फिटर, और अगर हम बात करें पाँचवें की तो मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस के बाद आ जाता है पाइप फिटर हो गया, विद्युत फिटर हो गया, टरबाइन फिटर हो गया, लोकोमोटिव फिटर हो गया और असेंबली फिटर हो गया। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फिटर के प्रकार थे। आगे हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की बात हम करें तो यहाँ पे अब हमें टाइप्स ऑफ फिटर के बारे में पता चला और ट्रेड फिटर का जो परिचय क्या होता है, यानी कि जो विभिन्न आज का जो मशीनी युग है और इसमें जो भी मशीनों का कार्य किया जाता है या जो भी एक पुर्जों का उत्पादन करना या प्रोडक्शन बनाना ही आपका फिटर कहलाता है। जिसमें आपने जैसे कि अभी जाना लेथ मशीन चलाना, वेल्डिंग मशीन चलाना, या आप क्या करते हैं ग्राइंडिंग करना, ये प्रकार की बहुत सारी जो है आपके जो विधियाँ होती हैं और जिसमें जैसे ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, जैसे हेक्साइंग करना, फाइलिंग करना, मेजरिंग करना या आपका टर्निंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑपरेशन कहलाते हैं। अब इन सभी क्रियाओं को करने के लिए या हम क्रियाओं को करने के दौरान यहाँ पे दुर्घटनाओं की आवश्यकता होती है, दुर्घटनाओं के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दुर्घटना होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। तो दुर्घटना, पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्कशॉप में किस तरीके से दुर्घटना होती है। जैसे हमने किसी भी कार्य को कर रहे हैं, मशीन को हमें चलाना नहीं आता है और हम मशीन पे कार्य करने लगे, तो वहाँ पे दुर्घटना होना निश्चित है, क्योंकि हमें किसी भी मशीन के बारे में चलाना और बंद करना नहीं पता है या उसको हमें सही तरीके से उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो इसके क्या कारण होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं दुर्घटना के रीजन, क्या क्या रीजन है एक्सीडेंट के। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुर्घटना का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। जैसे मानव की अज्ञानता, यानी उसको जानकारी नहीं है, ठीक है, या उपेक्षा, भूल, असावधानी, यानी कहने का मतलब पहले तो आपको जानकारी नहीं है, अज्ञानता है उसी मशीन के बारे में और सावधानी आपने नहीं बरती है, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्घटना होने के ही चांस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दुर्घटना के चांस रहते हैं। अब हम बात करें अगर किसकी, मनुष्य को सावधानीपूर्वक सचेत होकर कार्य करना तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। यानी कि सचेत होकर के दुर्घटना से बचने के लिए हम मशीनों की जानकारी होना चाहिए, हमें सचेत होकर के कार्य करना चाहिए, किसी कार्य को करने से पहले हम समझें और देखें। तो ये कुछ जो है कारण होते हैं दुर्घटना होने के, क्या क्या कारण होते हैं, रीज़न हमने आपके जाने। अब हम बात करते हैं क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि इसके रीज़न क्या क्या होते हैं दुर्घटना होने के, तो हम बात करें सबसे पहला कारण है, पहला यहाँ पे रीजन हम देखें अत्याधिक आत्मविश्वास, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे मान लीजिए अत्यधिक विश्वास होने से कारीगर स्वयं मशीनों को चलाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो मशीन को चलाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इसलिए मशीन का भली भांति प्रशिक्षण लेने
के बाद ही मशीन को हम चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होता क्या है, कुछ बच्चे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आईटीआई के अंदर आते हैं और थोड़ा बहुत मशीन के बारे में जानकारी जान ली और उसके बाद क्लास टीचर नहीं और वर्कशॉप या कार्यशाला में गए और उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हमें तो पूरी तरीके से मशीन को चलाना आ गया है, और ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा हम कारण की बात करें, लापरवाही। तो लापरवाही यानी केयरलेस। केयरलेस क्या होता है? यह सत्य है कि लापरवाही ही भूल और विनाश का कारण होती है। लापरवाही अधिकतर कारीगरों को मृत्यु की तरफ ले जाती है और लापरवाही से दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी कार्य को करें और कार्य करने के दौरान हमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और हमें पूरी सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महत्वाकांक्षी। ठीक है, महत्वाकांक्षी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अकुशल कारीगर को भी मशीन चलाने की जिज्ञासा होती है। कोई भी व्यक्ति है, अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं बाइक मिल जाती है और आपको पूरी तरीके से मौका भी मिल जाता है, चाबी भी आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे। एक जिज्ञासा रहती है अंदर से एक जिज्ञासा रहती है कि हम भी बाइक चलाना सीखें, और आपको चलानी आती नहीं और आपने बाइक को स्टार्ट किया, सेल्फ लगाया और यहाँ जाकर के सामने जाकर के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दीवार में जाकर के ठोक दिया। तो कहने का मतलब अकुशल कारीगर जो है मशीन को चलाने के लिए जिज्ञासा होती है उसके अंदर, और जिससे अज्ञानता में मशीन को चलाने में उत्सुकता करता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे ये महत्वाकांक्षी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे हम बात करें चौथा पॉइंट की, अगर हम बात करें सुरक्षा की अनदेखी, तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र क्या है, सुरक्षा की अनदेखी कर देते हैं। सुरक्षा के नियमों, चिन्हों आदि जानकारी की उपेक्षा करके मशीनों से चलाने से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अतः उससे पूर्व उसकी जानकारी आवश्यक है, यानी किसी भी मशीन को चलाना तो उसकी पहले सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। और अगर इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की असुविधा की आवश्यकता या कोई भी दुर्घटना के चांस नहीं होंगे। आगे हम बात करते हैं अज्ञानता। हमें पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। अज्ञानता से हर संभव दुर्घटना हो जाती है। अल्प ज्ञान यानी छोटा, मतलब कम ज्ञान क्या होता है, ये दुर्घटना का कारण बनता है। ठीक है, यानी वही जैसे कि भी मैंने बताया कि थोड़ी सी हमने जानकारी ले ली और हम पूरी मशीनों को चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हर समय दुर्घटना होने की चांस रहते हैं। तो अज्ञानता भी क्या है, आपका एक दुर्घटना का चांस है या दुर्घटना होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। असुरक्षित व्यवस्था यानी हम किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं रहें। मशीनों तथा औजारों को दशा कैसी होनी चाहिए, असुरक्षित तो नहीं है, इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए और सुरक्षित स्थिति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक दुर्घटना होने के रीज़न क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हमें बहुत भारी प्रकार से वर्कशॉप में जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। यानी कक्षा में क्लास टीचर के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं तो उनका हमें पालन करना आवश्यक होता है। निर्देशों का हमें पालन करना आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दुर्घटना से दूर, यानी दुर्घटना ना होने के कारणों का ना हो सकें, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं जानने के लिए। अब हम बात करते हैं सुरक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। तो सुरक्षा के क्या क्या प्रकार होते हैं ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले आगे और दिया हुआ है, आगे भी देखें। असुरक्षित व्यवस्था यानी जो व्यवस्था है हमारी वो असुरक्षित ना हो, पूरी तरीके से हमें सही तरीके से कार्य करना चाहिए। गलत पोशाक यानी यहाँ पे जो हमारी ड्रेस है वो भी एक क्या है, सुरक्षा का कारण है। यानी हमने कोई मशीन पे कार्य कर रहे हैं, जैसे हम लेथ मशीन पे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं और हमने जो है कपड़े ऐसे ढीले पहन रखे हैं और किसी भी पुर्जे में जा कर के वो कपड़े क्या हैं, मशीन के किसी भी पुर्जे में वो हमारे कपड़े क्या हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में यही भी कह रहा है कि अनुचित औजारों का प्रयोग करना। कार्य करने के दौरान वर्कशॉप या कार्यशाला में जब भी हम कार्य करते हैं तो वहाँ पे उचित औजारों का प्रयोग करना ही हमारा बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। यदि हमारे जो औजार हैं, टूल्स हैं, तो उनका हम चयन अच्छे तरीके से या उचित औजारों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो आपको वर्कशॉप में या कार्यशाला के दौरान कार्य करते समय इन सारी चीज़ों का
आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सुरक्षा यानी सेफ्टी क्या क्या होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या हमें सेफ्टी वर्कशॉप में या कार्यशाला के दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी को करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी को अपनाना चाहिए। तो हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सामान्यतः दुर्घटना होने पर किसी विषय में सभी व्यक्तियों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे अच्छे शिल्पकार का एक अधिक सुरक्षा सावधानियों को ध्यान रखता है, जिससे वह स्वयं और अपने साथियों, कुल मिला के अगर आपको जानकारी है और सावधानी को अपनाएंगे तो स्वयं की सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने साथियों को दुर्घटना से बचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करना बहुत आवश्यक है। कार्यशाला में 3 प्रकार की सुरक्षा होती हैं, उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से 3 प्रकार की सुरक्षा है हमारी। तो पहला जो है आपका, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये 3 प्रकार की सुरक्षा होती हैं। पहले आपकी जनरल सेफ्टी यानी साधारण सुरक्षा, पहला पॉइंट। दूसरा है व्यक्तिगत यानी पर्सनल सेफ्टी। तीसरा है मशीनी सुरक्षा यानी मशीन की सुरक्षा। तो ये क्या क्या हमें अपनानी चाहिए, क्या क्या होती हैं। तो हम पहले तो बात करते हैं साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा की बात हम करें तो साधारण सुरक्षा के बारे में हम वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमें बेसिक सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारा जो कपड़ों का पहनावा होना चाहिए वर्कशॉप में, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े ना हो, ज़्यादा ढीले ना हो। वर्कशॉप में हमेशा शूज़ पहन के चलना चाहिए, जूते पहन के चलना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन। जैसे हम किसी भी मशीन पे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें, जैसे हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं किसी मशीन पे, किसी भी जॉब की हम अगर ग्राइंडिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें गूगल्स यानी चश्मा का पहनना बहुत अति आवश्यक है। एप्रन पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सेफ्टी होती हैं। या व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी की अगर हम बात करें और मशीनी सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार की सावधानियाँ बहुत बरतनी आवश्यक होती हैं। अब व्यक्तिगत की बात करें तो इंडिविजुअल सेफ्टी आ जाती है इसमें, खुद की सुरक्षा पहले। यदि हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे तो हम मशीन या कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका व्यक्तिगत सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? व्यक्तिगत। यदि खुद सेल्फ सेफ्टी है आपकी, तभी आप किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से और कुशल पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ की सुरक्षा यानी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। जैसे कारखानों, फैक्ट्रियों में निजी सुरक्षा रखना मनुष्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। हमारे जीवन में शरीर का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके लिए सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमारा कोई भी शरीर का कोई भी अंग क्षतिपूर्वक हो जाता है तो हम जिंदगी भर उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या यानी सेल्फ सेफ्टी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले तो हम साधारण सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्यशाला में फर्श को मुख्य रास्ते को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि स्वच्छता बनी रहे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कार्यशाला में कभी भी भागना नहीं चाहिए बल्कि सावधानीपूर्वक चलना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचाया जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है काम करते समय कभी भी व्यवहारिक जोक नहीं करना चाहिए। क्या है, बाद में जैसे आप क्लास में भी, क्या वर्कशॉप में बहुत सारे बच्चे आपस में जैसे भी कोई प्रैक्टिकल या मशीन पे कार्य कर रहे होते हैं तो आपस में मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है, इससे क्या है दुर्घटना होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाते हैं। आगे कह रहा है सभी टूल्स सभी उपकरणों को उचित स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टूल्स कहाँ पड़ा हुआ हो, तो उचित स्थान पर उनको रखना बहुत ज़रूरी और आवश्यक होता है। आगे हम बात करें, कार्यशाला में हमेशा काम करने के पश्चात मशीनों को बंद करके रख देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, मशीनों को हमें बंद करके रख देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मशीन चलती रहेगी तो क्या है उसमें किसी न किसी कारण कोई भी दुर्घटना होने के चांस हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी व्यक्तिगत सुरक्षा की यानी पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं। तो चलिए पर्सनल सेफ्टी के बारे में हम देखते हैं। पर्सनल सेफ्टी तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक व्यक्ति है और ये यहाँ पे पर्सनल सेफ्टी के बारे में यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। अनुशासन, सहज, कौशल, व्यवहारिक सुरक्षा व्यवस्था। तो सबसे पहले शॉर्ट हेयर यानी आप एक साइड में देख सकते हैं
यहाँ पे कटिंग जो है आपके बालों की बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत रॉन्ग चीज़ें दी हुई हैं और इधर वाले एरिया में आपको सही चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले यानी आपके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, यानी कि बालों का बहुत ज़्यादा लंबा होना आपके लिए नुकसान के लिए हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शार्प टूल्स, यानी आपके जो टूल्स हैं वो आप अपने पॉकेट में ना रखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे पॉकेट को टूल्स यानी जो आपके पेने टूल्स होते हैं उनको आप किसी भी तरीके से पॉकेट में ना रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पॉकेट इस तरीके से खाली होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन मिसिंग, यानी आप इसमें देख सकते हैं तो बटन मिसिंग यानी आपकी शर्ट है उसकी बटन नहीं है, तो ये भी आपका एक गलत मेथड है। जबकि आपको पूरी तरीके से बटन को लगा करके रखना चाहिए। अगर हमारी बटन लगी होगी तो हमारी किसी जो शर्ट है या हमारे जो लूज कपड़े हैं, जो हमारी पोशाक है, वो मशीन में नहीं फंसेगी। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव लेंथ, तो जो आपकी स्लीव लेंथ है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो शर्ट की बाजू है, भुजा है या आपकी बाँह है, वो बहुत ज़्यादा लूज है और फुल आपने बाजू पहन रखी है, आप किसी भी मशीन पे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ग्लव्स या फिर हाफ स्लीव बाजू की शर्ट को आपको पहनना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, देखिए तो बटन आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो कॉलर है वो भी आप सॉरी जो आपका जो कफ होता है यानी जो शर्ट का कफ होता है उसकी भी बटन आपकी लगी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हमें किस तरीके से अरे यार ये पता नहीं कब